वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर नंबर 10 की बात कर रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा अगर हम अपने डेली लाइफ में देखें तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी हाइट क्या है, कैसे एक फुटबॉल प्लेयर इस तरीके से बॉल को मारे ताकि वो दूसरे के पास पहुंच जाए। ओके, इसका आंसर क्या हो सकता है? आप बोल सकते हैं मेरी हाइट 1.5 मीटर है, 1.6 मीटर है। तो इसमें क्या है, एक मैग्नीट्यूड है, यानी केवल एक वैल्यू है, एक रियल नंबर है, आप बोलेंगे 1.6। इसको हम कहते हैं स्केलर्स, ये स्केलर्स वैल्यू होती है। लेकिन जो दूसरा है कि यहाँ पर एक फुटबॉल प्लेयर है, वो किस तरीके से इस बॉल को हिट करे, स्ट्राइक करे ताकि इन साहब के पास पहुंच जाए। यहाँ पर आपकी स्ट्रेंथ तो आती है, जिसे मस्कुलर स्ट्रेंथ कह रहे हैं, मैग्नीट्यूड कह रहे हैं। दूसरा, अब ये यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ खड़े हैं, ये यहाँ खड़े हैं, आपको क्या पता? तो इसकी पोजीशनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप की जो क्वांटिटीज होते हैं उसे हम कहते हैं वेक्टर्स। तो मैथमेटिक्स में अगर आप वेक्टर और स्केलर के बीच में डिफरेंस के बारे में बात करें तो फिजिक्स और इंजीनियरिंग इनमें आपको स्केलर क्वांटिटी जैसे लेंथ है, मास है, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वर्क, मनी, वोल्टेज, डेंसिटी, रेजिस्टेंस, ये तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। साथ में आपको वेक्टर क्वांटिटीज मिलेंगी जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इसी में आती है। यहां पर इस चैप्टर में हम वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या वेक्टर्स पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं और उनकी क्या ज्योमेट्रिक और अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज है। तो ये जो प्रॉपर्टीज है आप देखेंगे कि किस तरीके से हम इसको एप्लीकेबल भी बनाएंगे, जब इसका रियलाइजेशन कर लेंगे कैसे ये एप्लीकेबल हो जाएगा आपके साइंसेज में, जो आपका आप यूज करेंगे, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो। वेक्टर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, मान लीजिए कि L कोई एक स्ट्रेट लाइन है एक प्लेन में, या 3D। देखिए प्लेन में अगर है तो इस तरीके से, अगर आप 3D कर दें यूं करके तो इसका तीसरा डायमेंशन भी आपको मिल जाएगा। तो लाइन कैसे हम बनाते हैं, एक डायरेक्शन इस तरीके से बनाएंगे कि ये लाइन है, इसको हम कह रहे हैं डायरेक्टेड लाइंस। तो जबकि ये जो आप पहली जो चीज है वो एक डायरेक्टेड लाइन हो गई, चाहे इस डायरेक्शन में आप करें चाहे इस डायरेक्शन में करें, इनफाइनाइट जारी है ये यहां से वहां तक। आप इसका एक छोटा सा पार्ट ले लें, एक पार्ट ले लें, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लाइन सेगमेंट है। अगर इसकी डायरेक्शन भी दे दें तो इसको कहेंगे ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। तो ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की आपने मैग्नीट्यूड भी दे दी और इसकी डायरेक्शन भी बता दी, डायरेक्शन भी हो गई इसकी और मैग्नीट्यूड भी हो गई। तो एक क्वांटिटी, डेफिनेशन दे रहा हूं मैं, एक क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी हो, यानी इसकी कोई वैल्यू हो, कोई स्केलर वैल्यू हो, साथ में उसकी डायरेक्शन भी हो, वो क्या होती है? उसे हम कहते हैं वेक्टर। वो होते हैं वेक्टर। तो अगर आप अब जो अभी हमने देखा जो लाइन सेगमेंट, अगर हम उसको यूं कह दें ए बी बार, क्योंकि ये लाइन यहां से यहां तक जा रही थी, हमने कहा कि इसको ये ए है ये बी है, हमने ए बी बार कर दिया इसको। अब इतना ये बार बार लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आगे, क्योंकि जब हम सॉल्व वगैरह करेंगे तो इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं, स्मॉल ए के ऊपर रख देते हैं। तो अब क्योंकि ये वेक्टर हो गया, इसकी मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, तो अब हम इसको कहेंगे ये वेक्टर ए है। क्या है ये? वेक्टर ए। मतलब ए तो मैग्नीट्यूड होगा, ए की डायरेक्शन होगी, वेक्टर ए हो गया। जहां पर ए बी ये स्टार्ट हो रहा है इसे कहते हैं इनिशियल पॉइंट, यहां पर जहां खत्म हो रहा है इसे हम कहेंगे टर्मिनल पॉइंट। जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक टर्मिनल और आपके इनिशियल पॉइंट के बीच में, उसे हम कहेंगे मैग्नीट्यूड या लेंथ वेक्टर की, जिसको हम कैसे बोलेंगे, उसके आगे हम यू एब्सोल्यूट वैल्यू जैसे साइन लगाते थे ना, वैसे लगाएंगे, ए बी के ऊपर बार या ए के ऊपर बार, या इसको छोड़िए आप सिंपली ए लिख दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, कई जगह हम ऐसे भी यूज करेंगे। एरो बता रहा है किस डायरेक्शन में, मतलब किस डायरेक्शन में नहीं बता रहा है, मतलब बोल रहा है कि इसकी डायरेक्शन भी पता है, ये रहेगा इसी डायरेक्शन में। कभी भी आप इस तरीके से नहीं देखेंगे, ऐसे नहीं देखेंगे। लेंथ कभी भी या मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होती है, तो अगर हम इसको यूं कहें, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी। किसी भी संज्ञा की अगर आप कहें कि आपकी हाइट क्या, आप बोलेंगे -3 है, तो नहीं होगा ना। पोजीशन वेक्टर, अगर 3 डायमेंशन राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें आप, तो अगर आप कोई भी पॉइंट ले, ये मैंने 3 डायमेंशन बनाया, अगर कोई भी यहां पॉइंट ले ले, ये यहां ले ले,
तो अगर आप कोई भी एक्स वाई जेड इसको या इसको माने, अब विथ रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, ओरिजिन है आपका 0 0 0, ये पॉइंट है आपका एक्स वाई जेड, एक्स वाई जी कर लीजिए इसको। तो ओ अगर इसको ओरिजिन माने और इसको पी पॉइंट माने, आप इसको पी पॉइंट माने, तो अगर आप इसका डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, जैसे ओ पी, इसका आप मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं या इसको कहें आर वेक्टर निकालना चाहते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पोजीशन वेक्टर ए बी सी या पोजीशन वेक्टर इन पॉइंट्स का ए बी सी, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप कहें कि ये मेरा 3D है, ये ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपका सीधा ए वेक्टर बता देंगे आप, ए वेक्टर, बी वेक्टर, इस तरीके से बता देंगे इसको। आप देखें ये पी पॉइंट है, ये आपका 0 0 0 इसकी ओरिजिन है, ये हम कह रहे हैं कि ये राइट हैंडेड 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये पी को एक्स वाई जेड बोल रहे हैं, डिस्टेंस इसकी हो जाएगी एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 होल स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपकी मैग्नीट्यूड हो गई। अब आप कह रहे हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो ये वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? अगर आप कोई भी ओपी लें, कोई वेक्टर लें, ओपी वेक्टर आर कहते हैं इसको, कोई पी एक्स वाई जेड पॉइंट है इसका, इधर देखिएगा, ये आपका ओ है, ये पी है, ओपी है, इसको आर वेक्टर कह रहे हैं, राइट। अब ये जो पी है ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है इसका, तो ये जो एंगल बना रहा है अल्फा, बीटा और गामा, अल्फा बना रहा है ये एक्स एक्सिस से, राइट, बीटा बना रहा है ये वाई एक्सिस से, और गामा बना रहा है ये जेड एक्सिस से। अगर ये जेड माने तो ये ले लीजिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये अल्फा हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। अल्फा बीटा गामा हमने अगर एक्स वाई जेड इस तरीके से लें तो आपका एक्स वाई जेड ये हो जाएगा। तो जो एक्स वाई जेड या आप एंगल कहें अल्फा बीटा गामा, जो ये आर बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स वाई और जी एक्सिस से, इसको हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल। और इसी अल्फा बीटा और गामा के सामने आप कॉस लगा दें तो ये हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन, किस वेक्टर के, इस आर वेक्टर के। इस डायरेक्शन कोसाइन को हम लिखते हैं एल एम और एन से, इसको एल एम और एन से संज्ञा दी जाती है। तो इस फिगर में जब आप देखा आपने कि जो ट्राइंगल OAP है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से देखिए कि जो O, ये वाला ए, O, ये A और ये P, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, OAP इसमें ये 90 डिग्री है। अब OAP राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सीधा आप, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, आप सीधा बोल सकते हैं cos अल्फा x बाय आर है, जहां पर आर जो है वो आर वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है। इसी तरीके से OBP भी राइट एंगल है, वो cos बीटा y बाय आर कर सकते हैं, और cos अल्फा गामा इसी तरीके से z बाय आर हो जाएगा। यानी कि y क्या होगा, ये x क्या होगा, r cos अल्फा, y होगा r cos बीटा और z होगा r cos गामा। तो इस पॉइंट को हम कैसे लिख सकते हैं, LR इंटू MR इंटू NR, इस पॉइंट को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कोसाइन के फॉर्म में, इस पॉइंट को LR MR और NR ऐसे भी लिख सकते हैं, LR MR और NR। तो इससे क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आ गए, हमारे पास डायरेक्शन, ये जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी डायरेक्शन रेशियो, मतलब वेक्टर आर, अगर आप देखें इसको हम ए बी सी से डिनोट कर पाए, तो हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपका 1 है। अगर आप इनको ऐड करें तो ध्यान रखिएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये नंबर है एल आर एम आर एन आर, ये प्रोपोर्शनल है किससे, देखिए यहाँ पर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, क्योंकि बाय आर बाय आर बाय आर, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी इसलिए है, और ये प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन से, इनको डायरेक्शन रेशियोज कह रहे हैं वेक्टर आर का, इसीलिए हम इसको अल्फा ए बी सी कह रहे हैं। अब इसमें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की अगर हम बात करें, टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जिसका पहला और आखिरी पॉइंट एक ही है, इसको हम कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। तो जीरो वेक्टर, इसको डायरेक्शन कैसे देंगे, और इसका डायरेक्शन भी नहीं है और ना मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ये तो पॉइंट है। तो हमें अगर ये कहे इस जीरो वेक्टर को कि अगर ए है बी बी है, क्योंकि ए से शुरू हुआ ए पे खत्म हो गया, ये ए है,
ये बी है तो बी से शुरू, बी पे खत्म हो गया तो इसको बी एरो लिख सकते हैं, इसको हम जीरो वेक्टर कहेंगे। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड यूनिटी है, जिसकी जो अगर आप लेंथ नापे तो ये यूनिट होगी। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर, कोई एक वेक्टर ए दिया है उसके डायरेक्शन में, उसको हम यूनिट वेक्टर के ऊपर एरो ना लगा के कैप लगाएंगे, ये आपका यूनिट वेक्टर होगा, कैप लगेगा उसके ऊपर। कोइनिशियल वेक्टर ऐसे वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, ये दोनों आपके कोइनिशियल वेक्टर होते हैं। कोलिनियर वेक्टर यदि वो पैरेलल है सेम लाइन से, दो या दो से अधिक वेक्टर वो कोलिनियर तब होंगे यदि वो पैरेलल है सेम लाइन से, चाहे उनका कोई भी मैग्नीट्यूड हो या चाहे कोई भी डायरेक्शन हो, फर्क नहीं पड़ता। इक्वल वेक्टर्स ए और बी इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा और डायरेक्शन भी सेम होगा। ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, इसको हम सीधा ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर लिख देते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी कि ये वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो आप कहें कि आपके पास ए बी एक वेक्टर है तो बी ए उसका नेगेटिव होगा, बी ए का सीधा मतलब है माइनस ऑफ ए बी। आपको रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली एक डिस्प्लेसमेंट जो 40 किलोमीटर है और 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। तो सबसे पहले तो आप ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लीजिए, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, ऐसे बना लीजिए। उसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है 40 किलोमीटर का, तो लेंथ तो 40 किलोमीटर रहेगी, लेकिन इसका डायरेक्शन देखिए 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अब साउथ पे आइए और 30 डिग्री वेस्ट कर दीजिए, इसको साउथ पे 30 डिग्री वेस्ट कर दीजिए और यहाँ से यहाँ तक आपको 40 बनाना है, ये 30 डिग्री हो जाएगा। स्केल इसमें 10 किलोमीटर लिया हुआ है। आपको बताना है इनका स्केलर है या वेक्टर है। 5 सेकंड क्या है, और ये पहली तो चीज़ ये है कि हम इसके आगे थोड़ा सा स्केलर के आगे कोई डाल भी देंगे। जैसे ये टाइम स्केलर है, ये वॉल्यूम स्केलर है, सेंटीमीटर क्यूब है ना। अब ये जो फोर्स होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसमें एक्सेलरेशन अपने आप वेक्टर होता है, इसलिए फोर्स वेक्टर है ये। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर, ये जो फोर्स है ये स्पीड है, ये स्केलर होती है। 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी स्केलर होता है, डेंसिटी स्केलर। लेकिन यहाँ पर आपको वेलोसिटी जो मिल रही है 20 मीटर पर सेकंड और टुवर्ड्स नाउथ भी बताया जा रहा है, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है। इस फिगर में कौन सा वेक्टर कोलिनियर है, इक्वल है और कोइनिशियल है? कौन कौन से ऐसे हैं? देखिए, सबसे पहले ए सी और डी ये एक दूसरे के पैरेलल है। ए डी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है ना, और ये तीनों पैरेलल होगा आपस में, क्योंकि ए डी के पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है, इसका सीधा मतलब है कि डी भी सी के पैरेलल ही होगा। अब ये कोलिनियर हो गया। इक्वल वेक्टर क्या है? देखिए, इसका अगर मैग्नीट्यूड हम माने ए और सी का सेम है तो ये दोनों सेम है। कोइनिशियल कौन से? देखिए, ये यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, ये भी इधर से जा रहा है, तो आपका बी, ये वाला बी सी और डी सब तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ेंगे कैसे? ए बी वेक्टर का या किसी भी वेक्टर ए बी का मतलब ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ए से बी तक क्या डिस्प्लेसमेंट है इसका? एक सिचुएशन समझिए कि एक लड़की है, वो जाती है ए से लेकर बी तक, फिर बी से वो सी तक जाती है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इस लड़की का ए पॉइंट से? यहाँ से वो यूं गई, यहाँ से यूं गई, तो आप बोलेंगे ये डिस्प्लेसमेंट है? नहीं, ये डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है, वो यहाँ से यहाँ पहुंच गई, ये जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचती है ना, वो डिस्प्लेसमेंट है इसका। तो नेट डिस्प्लेसमेंट आपका एसी वेक्टर हो गया। तो एसी वेक्टर क्या हुआ? ये बेसिकली ए बी वेक्टर प्लस बीसी वेक्टर हो गया। इसे हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है ये? कभी भी ए बी प्लस बी सी एक किसी भी ट्राइंगल में ये साइड और ये साइड दोनों मिलकर इससे बड़े होते हैं। कभी ये दोनों साइड बराबर नहीं होते इसके, वरना ट्राइंगल ही नहीं बन पाए। लेकिन यहां पर हम वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो दो वेक्टर्स ए और बी यहां पर देखिए, और उनको हम लेंगे और ऐड कर देंगे। जब उनको ऐड करेंगे वो किस जगह पे आ जाएंगे? सेम इनिशियल पोजीशन पे डाल दीजिए उनको। जैसे इनिशियल पॉइंट एक का कोइंसाइड करे टर्मिनल पॉइंट दूसरे के से, तो ये बी है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? ये, इसका इनिशियल पॉइंट ये है। तो आप क्या कर रहे हैं? आपने क्या किया कि यहां तक ए लेके आए और यहां से आपने ये बी शुरू किया।
ये बी हो गया, तो ये कितना हो गया ए प्लस बी, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर हो गया। इसी तरीके से अगर ये ए है ये बी है तो ये आपका कितना होगा और ये कितना होगा। देखिए ये तो ए प्लस बी आप बोल रहे हैं लेकिन ऊपर वेक्टर लगाना जरूरी है। ये बी है तो ये माइनस बी है और ये माइनस बी है तो ये कितना होगा ए माइनस बी, मतलब ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इसी तरीके से अगर आप दूसरे इस फिगर में आपने जो शिफ्ट किया ना वो आप समझ गए कि हमने कैसे किया, और हमने सिंपली कहा कि ये दोनों बराबर है, बायां हाथ दायां हाथ के बराबर है, यानी कि हमने यहां से यहां तक मूवमेंट की तो हम इस कह रहे हैं कि यहां से यहां तक मूवमेंट की हमने, है ना। ये जो है इसे हम कह रहे हैं डिस्टेंस, ये कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगले वाले में हमने क्या किया कि हमने अपोजिट डायरेक्शन में ले लिया, जैसे अपोजिट डायरेक्शन में इनको ऐड किया तो आपका जीरो आ रहा है। कैसे, ये बी है ये बी है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो बी माइनस बी जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो हो जाएगा। यानी कि जब साइड ट्राइंगल के उनको ऑर्डर में लिया जाए तो वो जीरो आपको बताएगा इनिशियल पॉइंट से टर्मिनल पॉइंट तक, मतलब यहां से यहां गए, यहां से यहां से आए तो जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। और अगर आप एक वेक्टर ऐसे जैसे अभी भी मैंने बताया उल्टा करना चाहते हैं तो ए माइनस बी कर सकते हैं, दो वेक्टर का आपका डिफरेंस भी हो सकता है। तो जो वेक्टर ए सी है इसको हम कहेंगे ए और बी वेक्टर का डिफरेंस है। अगर ए वेक्टर यहाँ है और बी वेक्टर यहाँ है, दोनों बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों का मतलब है बी माइनस ए या ए माइनस बी, ऐसा डिफरेंस। अब आप एक एग्जाम्पल समझिए कि एक बोट है रिवर पे, वो अपने बैंक पे जा रही है दूसरे साइड पे, डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ द रिवर। जो डायरेक्शन है इस तरीके से, पानी इस तरीके से बह रहा है, वो इस तरीके से जा रही है। अब इनको वेलोसिटी लगेगी, दो वेक्टर की लगेगी। पहली जो वेलोसिटी होगी वो जो इंजन इसे आगे बढ़ा रहा है, दूसरी जो इसे पानी इस तरफ धकेल रहा है, तो दो आपके फोर्सेस लग रहे हैं, तो वेलोसिटी इसकी कुछ अलग बनेगी, वो उस वेलोसिटी से नहीं जाएगी जिस वेलोसिटी से वो जा रही है। तो अगर इसका हमको प्रिसाइज वैल्यू जानना है, स्पीड और डायरेक्शन में जानना है, तो हमको यहां पर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अपनाना पड़ेगा। अब देखें, एक तो इसमें ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, जो हमने अभी बात की उसको हम वेक्टर से रिप्रेजेंट करते थे। तो ये क्या चीज है, ए प्लस बी, ये इधर जा रहा है, या मान लीजिए इस तरफ जा रहा है आपका शिप, लेकिन उसको फोर्स यहां लग रहा है, या अगर ये शिप यहां जा रहा है तो उसको फोर्स इस तरीके से लग रहा है पानी का। तो ये ए प्लस बी क्या होगा, ये रिजल्टेंट हो जाएगी जो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है उस पैरेललोग्राम की। इसको हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये कॉमन पॉइंट है आपका यहाँ पर। तो इस फिगर में देखिए कि अगर आप ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ओ ए प्लस ए सी विल बी इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब ओ सी। इसी तरीके से ओ ए, ये वाला ले लीजिए, ओ ए प्लस ओ बी विल ऑलवेज बी इक्वल टू ए प्लस बी। इसे पैरेललोग्राम कहते हैं क्योंकि ओ सी और ओ बी बराबर है, यहाँ पे पैरेललोग्राम है ना इसीलिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दो लॉ है वेक्टर एडिशन के वो इक्वलेंट है, एक दूसरे के बराबर है। प्रॉपर्टी क्या है वेक्टर एडिशन की, अगर ए को बी से जोड़े तो बी को ए से जोड़े, बात सेम है, कम्यूट कर सकते हैं आपको। कैसे, आप ये पैरेललोग्राम देखिए, इसमें ए बी सी डी आपके सामने है, ए बी को हम वेक्टर ए मान रहे हैं, बी सी को हम वेक्टर बी मान रहे हैं। तो ट्राइंगल लॉ अगर लगाएंगे ए बी सी में तो ए सी क्या होगा, यहां से यहां तक सिंपली ए प्लस बी आ जाएगा। अब क्योंकि अपोजिट साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड इनके इक्वल और पैरेलल होते हैं, तो हमारे पास ए डी वाला और बी सी ये दोनों बराबर है, यानी कि ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, है ना, ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर। तो अगर हम लॉ लगाएं ट्राइंगल लॉ का, इसमें किसमें, आप इस ट्राइंगल में लगा रहे हैं ए डी और सी में, इसमें लगा रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये ए सी बराबर होगा ए डी प्लस डी सी, यानी बी प्लस ए, यानी ए प्लस बी और बी प्लस ए बराबर है। किसी भी अगर तीन वेक्टर आप लेंगे तो ए बी और सी, यानी ए प्लस बी करिए पहले, फिर सी से ऐड करें, या ए ऐड करके बी प्लस सी से ऐड करें, ये बराबर होगा, इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ए बी सी आपके पास ए बी और सी यहां पर है, राइट। ये आप पी क्यू आर और आर एस से रिप्रेजेंट करिए जो आपको इस फिगर में दिख रहे हैं, या इसको इस तरीके से ले लीजिए ए बी सी। अब इसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी, और अगर आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बी प्लस सी। तो चाहे आप ए प्लस बी
करके सी जोड़े, या बी प्लस सी करके आप बी प्लस सी करके ए जोड़े, ये बी प्लस सी कर दीजिए यहाँ पर और फिर ए जोड़ दीजिए, बात तो सेम रहेगी। कहने का मतलब ये है कि जब ए प्लस बी पी क्यू प्लस आर एस करेंगे तो पी आर आएगा, बी प्लस सी करेंगे तो क्यू आर प्लस आर एस क्यू एस आएगा, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो पी आर प्लस आर एस पी क्यू है पी एस है, और पी क्यू प्लस क्यू एस आपका पी एस है, दोनों ही बराबर होंगे। तो जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की, आप देखें कि 3 वेक्टर है ए प्लस बी प्लस सी, आप इसको बगैर वेक्टर के भी यूज कर, बगैर ब्रैकेट के भी यूज कर सकते हैं। और कोई एक वेक्टर ए है उसमें हम 0 जोड़े, अगर हम 0 जोड़े या 0 को ए से जोड़े वेक्टर से, आपका ये ए ही आएगा। तो जो 0 वेक्टर है 0, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहते हैं इसको? ये 0 जो है ये आपका एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का एक स्केलर से, तो अगर आपके पास ये ए वेक्टर है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ए के ऊपर बार लगा देते हैं इस तरीके से, या फिर एरो लगा देते हैं, और वो गिवन वेक्टर है, ये डायरेक्शन दिखाता है आपको। लैम्डा आपका स्केलर है, यानी कि कोई भी एक वैल्यू है जिसका डायरेक्शन नहीं है, तो इसका जब प्रोडक्ट होगा तो लैम्डा इंटू ए, इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का किसी स्केलर से। ये जो है, क्योंकि इसमें ये डायरेक्शन इन्वॉल्व है, तो ये लैम्डा इंटू ए भी आपका वेक्टर होगा और कोलिनियर होगा इस वेक्टर से। चाहे आप, जैसे ये लेंथ है आपकी, और थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ लेंथ बनेगी, लेकिन है कोलिनियर। जो वेक्टर लैम्डा ए है उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी, चाहे वो एक डायरेक्शन में हो, लैम्डा अगर आपने नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया तो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा वो। जो मैग्नीट्यूड है लैम्डा ए की, वो लैम्डा टाइम्स होगी, मतलब इस नंबर के टाइम्स होगी वेक्टर ए की, यानी लैम्डा इंटू ए का अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो लैम्डा बाहर ले लीजिए और ए कर दीजिए, यानी लैम्डा को पॉजिटिव भी करना पड़ेगा आपको। जैसे मैं बताना चाह रहा हूं कि आपके पास ये ए है, इसको आधा कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, ये आपका लैम्डा है, ट्वाइस कर देंगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा, माइनस हाफ कर देंगे तो माइनस डायरेक्शन में, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में माइनस हो जाएगा, मतलब चला जाएगा। माइनस 2a करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्वाइस वे बढ़ जाएगा। तो अगर लैम्डा -1 ले आप तो लैम्डा इंटू ए माइनस ए हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर उनको जोड़ दिया आपने, इस ए और लैम्डा ए और माइनस ए को जोड़ दिया तो क्या आएगा आपका? 0 आएगा। इसी माइनस ए को या इस माइनस वेक्टर ए को हम कहते हैं नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स ए का। अगर हमारे पास लैम्डा है 1 बाय इस तरीके से ए, और हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 बाय ए और ए को जो ओरिजिनल ए था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होगी और ये 1 आ रहा है। तो इस जगह पे इसको, ये जो हमने लैम्डा लिया जो 1 बाय ए है, इसको हम कहेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये इसको मल्टीप्लाई करता है तो 1 लेके आता है। ये आपका लैम्डा इंटू ए आपका यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और लैम्डा इंटू ए यूनिट वेक्टर इसलिए बनेगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 आएगी, इस वेक्टर की वैल्यू 1 आएगी। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक के है और आप इसको किसी भी 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 0 ही आएगा। 2 इंटू 0 इज 0। कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं वेक्टर के? कॉम्पोनेंट्स, अगर आप ये पॉइंट्स ले ए, बी और सी, ये एक्स एक्सिस पे ले, वाई एक्सिस पे और जेड एक्सिस पे, देखिए यहाँ पर x1 है, y1 है या z1 है। तो आप देखें कि इसका, क्योंकि मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए 0 0 0 से निकालें डिस्टेंस भी इसका, तो 1 ही आएगा। OA, OB और OC तीनों का मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है। चाहे आप यहाँ पर ले लें इसको या इसको या इसको, हम इस डिस्टेंस की बात करें 1 1 1, ये 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है, तीनों 1 आ गए। तो जो वेक्टर OA, OB, OC है जिनकी मैग्नीट्यूड 1 है, इनको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर्स। क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर्स अलोंग दिस एक्सिस x y z। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम I से, इसको हम J से और इसको हम K से। और इसको कैसे लिखेंगे? I J, इसके ऊपर एक कैप लगाएंगे और K, ऐसे कैप लगाएंगे, I J K हो गया आपका। अब जो पोजीशन वेक्टर आपने देखी इसमें, अगर P1 इसकी बात कर रहा हूं मैं, ये 10.13 है, और अभी मैं आपको एक और थोड़ा सा बताता हूं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पहले भी। तो अगर ये P है आपका, ये पॉइंट P है, O यहां पर है, तो P x y z है। तो P1, अगर आप ये इसको देखें, P1 ये क्या है? पैर है, फुट है, परपेंडिकुलर फ्रॉम P, किस प्लेन पे? x o y, इस प्लेन की बात कर रहा हूं मैं। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो P1 है यहां से यहां तक, ये z एक्सिस के पैरेलल है। तो I J K आपके यूनिट वेक्टर्स हैं x y z के अलोंग। और डेफिनेशन से जो कोऑर्डिनेट है P के, वो क्या है? P1, दिस P1 P विल बी इक्वल टू OR, और OR किसके बराबर है? इस Z के। लेकिन Z क्या है? ये K वेक्टर जो है आपका यूनिट वेक्टर इंटू Z, जो भी Z एक्सिस की लेंथ होगी। इसी तरीके से आप यही डिस्कशन करके आप ये QP यानी QP1
और ये OS इसको भी निकाल सकते हैं, यानी कि यूनिट वेक्टर लगाइए और उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना इसका लेंथ है, तो y इंटू जे एक्स इंटू वाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि OP1 को अगर आप ऐड करेंगे तो OQ प्लस QP1 आएगा। OP1 अगर मैं इसकी बात करूं तो ये प्लस ये होगा, है ना, तो ये हो गया आपका XI प्लस YJ, और OP क्या हो जाएगा यहां पर, ये OP हो जाएगा OP1 प्लस P1P, इस डायग्राम से ही OP हो जाएगा OP1 प्लस P1P। OP क्या होगा, PP1 और OP1, तो इसमें भी हमारे पास इन दोनों को लीजिए और साथ में Z जोड़ दीजिए, तो XI प्लस YJ प्लस ZK, यानी कि आपने जो OP का पोजीशन वेक्टर देखा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या हो गया, यहां से लेकर यहां तक ये वाला डिस्टेंस बता रहा हूं मैं आपको, यहां से यहां वाला डिस्टेंस ये वाला, ये होगा XI प्लस YJ प्लस ZK, ये OP हो गया। तो ये जो वेक्टर है इसे हम कहते हैं कंपोनेंट फॉर्म। X Y Z इसको हम कहते हैं स्केलर कंपोनेंट्स। आपका जो R के स्केलर कंपोनेंट X Y J हो गए, XI YJ और ZK इसे हम कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट इस R के एक्सेस के अलाउंग, और X Y Z को हम कभी कभी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। तो जो लेंथ होगी किसी भी वेक्टर XI YJ Z की, उसको हम कैसे बताएंगे, आप पाइथागोरस थ्योरम दो बार लगा दीजिए, क्योंकि हम उस जगह देख रहे थे कि हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है OQP1, प्लीज इसको रेफर करिएगा इस डायग्राम को, तो OP1 है OQ स्क्वायर प्लस Q1 स्क्वायर, लेकिन OP1 जो है इसको लिखेंगे तो ये अपने आप में OP1 OQ और QP1 तो बोल रहा है, लेकिन OP1P में आप देखेंगे कि OP1 अपने आप OP1 स्क्वायर प्लस P1P स्क्वायर के बराबर है, यानी कि आप इसको उठाइए, ये वाला जो है ना, ये वाला इसको यहां रख दीजिए, और P1P तो खैर Z स्क्वायर है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि अगर लेंथ निकालेंगे इस R का या मैग्नीट्यूड निकालेंगे इसकी, तो आपके आएगा अंडर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर। अगर A और B आपके पास दो वेक्टर है, उसको किस फॉर्म में दिया है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, B आपको दिया है, ये जो B वाला है इसको रिप्रेजेंट किया गया है B1I प्लस B2J प्लस B3K, तो जो सम होगा इनका उसमें आप जो वेक्टर A और B का, उसमें आप क्या करेंगे, जो I के कंपोनेंट है उसे जोड़ देंगे, J के कंपोनेंट और C के कंपोनेंट K के कंपोनेंट को जोड़ देंगे, और डिफरेंस निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, A1 माइनस A2, A1 माइनस B1, A2 माइनस B2 और A3 माइनस B3, इस तरीके से आएगा। वेक्टर अगर A और B इक्वल निकल गए तब इक्वल होंगे ये, जब A1 B1, A2 B2 और A3 B3 बिल्कुल बराबर होंगे। और मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी वेक्टर का लैम्डा से, तो आप सीधा लैम्डा इंटू A1, लैम्डा इंटू A2, लैम्डा इंटू A3 लिख सकते हैं। अगर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करें वेक्टर की किसी स्केलर से, तो हमारे पास कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। A और B अगर आपके पास कोई दो वेक्टर है, K और M आपके पास स्केलर है, तो K इंटू A प्लस M इंटू A में आप A कॉमन ले सकते हैं, K M कर सकते हैं। K इंटू M में आप M को बाहर ले सकते हैं, K M कर सकते हैं। K में आप ये K को अंदर ले सकते हैं और K को दोनों में के साथ K A K B कर सकते हैं। तो आप यहां पर एक और रेशियो वाली बात बता देता हूं, कोई भी वैल्यू हो लैम्डा की, तो लैम्डा A जो स्केलर है वो हमेशा कोलिनियर होगा उस लाइन के, उस वेक्टर के। दो वेक्टर अगर A और B कोलिनियर होंगे तब जब वहां पर एक नॉन जीरो लैम्डा एग्जिस्ट करना हो पड़ेगा, जब B इक्वल टू लैम्डा A, तभी वो कोलिनियर होंगे, मतलब B का रिलेशन A से कोई स्केलर के साथ होना चाहिए। यदि वेक्टर A और B ये हमको कंपोनेंट फॉर्म में दिए गए इस तरीके से, A1I प्लस A2J प्लस A3K और B इस तरीके से दिया गया है, तो दोनों कोलिनियर कब होंगे, जब एक दूसरे के से कुछ लैम्डा से रिलेटेड होगा। जरा लैम्डा अंदर कर दीजिए, अब इन दोनों को बराबर कर दीजिए, B1 इक्वल टू लैम्डा A1, इस तरीके से तीनों बराबर कर दीजिए। आप देखेंगे B1 बाय A1, B2 बाय A2, B3 बाय A3 लैम्डा के बराबर है, एक रेशियो है प्रॉपर इसमें। यदि A इस तरीके से वेक्टर है तो A1 A2 A3 इसको हम कहते हैं कि ये तीनों आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। अगर मान लीजिए आपको LMN यानी कि डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए वेक्टर को, तो Li प्लस MJ प्लस NK इसकी जगह हम कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा रख सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर होगा जो वेक्टर की डायरेक्शन में, अल्फा बीटा गामा जो है वो एक्स वाई जेड एक्सिस से जो वेक्टर एंगल बना रहा है वो है। जैसे आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की, वेक्टर आपको ये दोनों मिले हैं और आप कह रहे हैं ये दोनों इक्वल है, तो आप क्या करिए, एक्स को 2 से इक्वेट कर दीजिए, 2 को y से इक्वेट कर दीजिए, k को z से इक्वेट कर दीजिए, बस इतना ही आपको करना है, आपका उत्तर आ जाएगा। दो वेक्टर तभी इक्वल होंगे
अगर उनके जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स हैं वो बराबर होंगे। अगला है ए और बी, आपको इनके मैग्नीट्यूड बराबर दिए गए हैं, आपको बताना है कि क्या ये वेक्टर्स इक्वल है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इसका होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, दोनों बराबर हो गए, मॉड ए इक्वल टू मॉड बी। तो ये इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन इसका आई के साथ देखिए यहाँ जो कोएफिशिएंट है वो अलग है, यहाँ जे के साथ कोएफिशिएंट अलग है। इक्वल होने का मतलब ये नहीं होता कि इनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, मैग्नीट्यूड तो इक्वल दिखा रहा है लेकिन दोनों वेक्टर्स इक्वल नहीं है, क्योंकि उनके एक एक करके आपके वो होने चाहिए, क्या इक्वल होने चाहिए, आपके पास एक एक करके उनके कंपोनेंट इक्वल होने चाहिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ए। तो आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसके इस डायरेक्शन में। कैसे निकालेंगे आप, उसके लिए आप क्या करेंगे, जो यूनिट वेक्टर होता है वो सीधी सी बात है, ए वेक्टर जो हमने बताया था 1 बाय मॉड ए ऑफ ए, यानी कि इसका मॉड निकालिए, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए और इससे डिवाइड कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया अंडर रूट 14। इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आपका 2 बाय 14 अंडर रूट 14, 3 बाय अंडर रूट 14, 1 बाय अंडर रूट 14, ये आपका यूनिट वेक्टर आ गया। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस दैट हैज द मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। तो हम क्या करेंगे, पहले तो यूनिट आपको निकालने का तरीका पता है, ये तो अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5, ये i माइनस 2j से डिवाइड कर दीजिए अंडर रूट 5 को, अंडर रूट 5 दोनों अंदर ले लीजिए। अब 7 इंटू ए कर दीजिए आप, क्योंकि 7 का मैग्नीट्यूड निकालना है, 7 ए कैप कर दीजिए, तो 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 बाय रूट 5 और 14 बाय रूट 5, ये आपका आ जाएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स, ए ये है, बी ये है। तो जो सम है होगा इन वेक्टर का ए प्लस बी, वो कैसे होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 प्लस 2 ये 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 1 3 और माइनस 5 प्लस 3 होगा माइनस 2, ये हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, इसका 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट 29। तो जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, आपका ये वेक्टर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 29, बस इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा आपका। राइट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन रेशियोज आपको बताने हैं इस वेक्टर के, और आपको डायरेक्शन कोसाइंस भी बताने हैं। अब देखिए जो डायरेक्शन रेशियो है ABC के किसी भी वेक्टर R इसके ये केवल रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स है XYZ वेक्टर के। तो अगर आपको वेक्टर बताना है तो हमको A1 है, देखिए A1 है, B1 है, C-2 है, ये इसके मैं कोएफिशिएंट ले रहा हूं। और L, M और N डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वेक्टर, वो किस तरीके से निकाल के आते हैं, A बाय इसका मॉड ले लीजिए, B बाय इसका मॉड ले लीजिए, C बाय इसका मॉड, A और B है, C हम निकाल चुके हैं, मॉड ले लीजिए, मॉड होगा अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो आपका मॉड R कितना आ गया, अंडर रूट 6, ये आपने डिवाइड किया, बस 1 बाय अंडर रूट 6, 1 बाय अंडर रूट 6 माइनस 2 बाय अंडर रूट 6, ये आपके डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर P1 और P2 आपके पास 2 पॉइंट है, तो जो वेक्टर है इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर P1 P2 क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर आपका ये P1 पॉइंट P2 पॉइंट है, ये P1 पॉइंट है, इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या होगा, इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं, है ना। ये x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे P1 P2 को इस ओरिजिन से यहां से ज्वाइन कर दीजिए इन दोनों को, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे P1 P2 को, तो ट्रायंगल लॉ अगर हम लगाएं जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो OP2 क्या होगा, ये वाला OP2 विल बी इक्वल टू OP1 प्लस P1 P2, ये तो होगा। अब जो वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी है, इसमें इक्वेशन क्या बन जाएगी P1 P2 की, हमने एक को उधर ले गए, मतलब हमने रीअरेंज कर दिया, तो P1 P2 क्या बना, x2 y2 z2 माइनस x1 y1 z1, दोनों के कोएफिशिएंट माइनस कर दीजिए, यहां पर रख दीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये P1 P2 हो गया। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अगर आप चाहें तो इसके डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल सकते हैं, इसको इससे डिवाइड कर दीजिए। अब क्वेश्चन में देख लेते हैं, आपके पास वेक्टर है ये दोनों और डायरेक्शन है P2Q, तो P2Q है, तो P इसमें इनिशियल पॉइंट है, Q आपका टर्मिनल पॉइंट है, ये ध्यान रखिएगा, P2Q है ये। तो जो वेक्टर होगा वो PQ का PQ होगा, अगर QP होता तो आंसर कुछ अलग आ जाता। तो यहां पर -1 -2 -2 -3 और 4 -0, इस तरीके से IJ क्या आएगा, ये PQ आपका। सेक्शन फॉर्मूला, आपके पास P और Q, ये देखिए यहां पर ये P और Q 2 पॉइंट्स हैं जो OP और OQ से बताए जा रहे हैं, ये OP और OQ हो गए, ये ओरिजिन है आपका। तो जो लाइन सेगमेंट है जो ज्वाइन कर रहा है P और Q को, इसको दोनों को ज्वाइन कर रहा है, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं किसी तीसरे पॉइंट से, जिसे हम R कह रहे हैं, इंटरनली या एक्सटर्नली। तो हम अगर जानना चाहते हैं कि ये जो OR है
इस पोजीशन वेक्टर ओ आर, जो आर है वो कहाँ है, क्या है इसका, कोई हम इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं क्या, इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं क्या, इसके पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आर डिवाइड करता है पी क्यू को इंटरनली, तो उस फिगर को ध्यान रखिएगा, मैं इस फिगर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं आपको ना, ये एन है ये एम है, एन इस टू एम करेंगे, ये आर है ये ए है ये बी है, एक साथ लेंगे इसको। तो अगर आर डिवाइड करता है पी क्यू को, इसका मतलब सीधा है एम इंटू आर क्यू इज इक्वल टू एन इंटू आर पी आर, ये डिवाइड कर रहा है इंटरनली, जहां एम और एन आपके स्केलर्स है। तो आर डिवाइड कर रहा है पी क्यू को इंटरनली, यानी कि रेशियो है एम इज टू एन। अगर ट्राइंगल ओ आर क्यू और ओ पी आर, दोनों ट्राइंगल मैंने आपको दिखाया उसमें देखिए, तो सीधा आप एडिशन वाला फॉर्मूला लगाइए, आर क्यू होगा ओ क्यू माइनस ओ आर और पी आर होगा ओ आर माइनस ओ पी, यानी कि बी माइनस आर माइनस ए। अब ये दोनों हमने यहाँ रख दिए इस जगह पे, तो एम इज इक्वल टू बी माइनस आर इज इक्वल टू एन आर माइनस ए। आर आपका आ गया दिस डिवाइडेड बाय दिस, मतलब इसको रीअरेंज करेंगे तो आर आपके पास आ जाएगा ऑन सिंप्लीफिकेशन। तो जो पोजीशन वेक्टर है आर का, जो डिवाइड कर रहा है इसको इंटरनली, वो ओ आर हो जाएगा एम बी प्लस एन ए प्लस एम प्लस एन। इस पर आप ध्यान भी ना दें तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन। दूसरा केस है कि ये इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि अब आर यहाँ है, आपका ओ क्यू और ओपी तो यहाँ है, ये ए है ये बी है, ये आपका एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इसको, ये एन है ये एम है। तो अब देखिएगा इसका इस तरीके से आएगा, सेम अगर एनालॉजी लगाए तो एम बी माइनस एन ए बाय एम माइनस एन आएगा, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ए प्लस बी बाई टू कर दीजिए, क्योंकि एम इज टू एन आपका एम इक्वल टू एन हो जाएगा इसमें। आपके पास दो पॉइंट्स है पी और क्यू, जो पोजीशन वेक्टर है ओपी का और ओक्यू का, वो इस तरीके से है 3a माइनस 2b और a प्लस 2b। आपको पोजीशन वेक्टर आर निकालना है जिसमें पी और क्यू 2:1 इंटरनली और एक्सटर्नली हो रहा है, इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकाल दीजिए m इंटू दिस a प्लस बी और n इंटू 3a प्लस बी बाय m प्लस एन, 5a बाय 3 हो जाएगा, और नेगेटिव में अगर आप रखेंगे तो आपको ये एक इंटरनली आ जाएगा, एक एक्सटर्नली आ जाएगा। आपको शो करना है कि ये तीनों जो है ये वर्टिसेस है राइट एंगल ट्राइंगल के। तो हमारे पास ए बी क्या हो जाएगा, इसको देखिए ए बी, ये सीधा आपको माइनस करना है, यानी कि 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस 3 ऑफ माइनस 5 ऑफ माइनस 1। बस आपको ये ए बी बी सी और सी ए निकालना है आपको, ए बी ये हो जाएगा, बी सी हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, ये तो तीनों निकाल लेंगे आप। अब इसका ए बी स्क्वायर क्या होगा, इस ए बी स्क्वायर किस तरीके से निकालेंगे आप, ए बी स्क्वायर अगर इस ट्राइंगल को आप देखें, राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं कहूं अगर ये ए बी है और सी है तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही तो ए बी स्क्वायर होगा। तो आप क्या करेंगे, 41 देखिए, आपको सीधा पहले इसमें देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और यहां पर ये क्या आएगा 41, और ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 6, और 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 35। 6 प्लस 35 भी 41 आ रहा है, इसका मतलब इंडीड ये राइट एंगल ट्राइंगल। अब बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स की। आपके पास दो वेक्टर हैं, इनका प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, हमने देख लिया एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या हुआ है। तो ऐसे और भी हम अपने ऑपरेशन हम इसके बारे में बात कर सकते हैं जब हमारे पास आपके पास है दो से अधिक आपके पास वेक्टर्स हो। तो आप देखिएगा अगर दो वेक्टर या दो नंबर का 2 into 3 करता हूं तो क्या आता है, राइट, 2 + 3 करेंगे तो 5, 2 into 3 करेंगे तो 6। इसका मतलब अगर हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसी डोमेन में आता है। कहने का मतलब यह है कि अगर दो मैट्रिसेस ले प्रोडक्ट करेंगे तो वो मैट्रिक्स ही आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में ही आएगा। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन दो वेक्टर का करेंगे तो अगर आप दो तरीके से कर सकते हैं, पहले तो स्केलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट होता है, दूसरा आपका क्रॉस प्रोडक्ट होता है। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि आप जब ए क्रॉस बी करेंगे तो ए क्रॉस अगर मैं एक डॉट बी करूंगा तो इसको मैं कहूंगा कि चलिए मैं इसको स्केलर प्रोडक्ट कर रहा हूं। क्रॉस करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो कौन से टाइप के वेक्टर चले आ रहे हैं, किस वेक्टर पे क्या ऑपरेशन करना है, उसे पता चलेगा कि हमें क्या करना है। ज्योमेट्री, मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं जहां इसका एप्लीकेशन है। स्केलर प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। जो स्केलर प्रोडक्ट होता है दो नॉन जीरो वेक्टर्स ए बी का, वो सिंपली हम ए डॉट बी करते हैं, डॉट लगाते हैं इसमें। तो ए डॉट बी का मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। देखिए ये ए है ये बी है, तो थीटा जो है इसके बीच में एंगल है और ए और बी के वेक्टर के बीच में, और थीटा शुड बी बिटवीन 0 to पाई, यानी ए 0 से लेकर 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। किसके बीच में होना चाहिए, 0 से 180 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो अगर ए 0 है या बी 0 है तो थीटा डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि ए डॉट बी उस समय 0 हो जाएगा। ए डॉट बी
ये रियल नंबर होगा क्योंकि ए डॉट बी ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा भी आपका रियल नंबर में आएगा। ए डॉट बी रियल नंबर देगा। अगर ए और बी नॉन जीरो है, और अगर आप कह रहे हैं ए डॉट बी जीरो है, ए और बी दोनों नॉन जीरो है, लेकिन आप कह रहे हैं ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब यह है कि कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा होता है कॉस जीरो इज 1, कॉस पाई बाय 2 इज 0, तो ये पाई बाय 2 है, यानी कि 90 डिग्री है, यानी कि आपके पास ए और बी ये वेक्टर 90 डिग्री पे है, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर 90 डिग्री का मान मतलब एंगल बना रहे हैं अपने बीच में, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। अगर थीटा जीरो है, अगर थीटा जीरो है तो कॉस थीटा होता है ये ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 ए डॉट बी, यानी कि ए डॉट बी सिंपली आपके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। अगर आप कह रहे हैं कि ए डॉट ए स्क्वायर के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा? इस केस में थीटा आपका जीरो है। अगर थीटा पाई है, सीधा आपको यहां पर रखना है कॉस पाई, कॉस पाई होता है -1, कॉस 0 1, कॉस -3 पाई -1, तो ये माइनस आ जाएगा। अगर आप देखें पर्टिकुलर में, अगर कोई भी पर्टिकुलरली किसी का एग्जांपल ले, तो ए ऑफ ए डॉट माइनस ए विल बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, थीटा यहां पर पाई होना चाहिए। अब जो ऑब्जर्वेशन हमने देखे, अगर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर से आई जे के, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 1। अगर आपके आई मतलब उन्हीं का देखिएगा, आई और आई, क्योंकि इनके बीच में कॉस जीरो है, अगर मैं सेम ही वेक्टर ले रहा हूं तो ये भी वेक्टर वही है, ये भी वेक्टर वही है, तो इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री करेंगे तो कॉस जीरो डिग्री कॉस 0 1 आता है। तो अगर उसी वेक्टर का उसी से मल्टीपल होगा या फिर डॉट प्रोडक्ट होगा तो 1 आएगा, लेकिन अगर उसी वेक्टर का दूसरे वेक्टर से होगा जो कि परपेंडिकुलर है, तो आपका ये 0 आएगा, आई जे जे के आई 0 आएगा। जो एंगल होगा दो के बीच में, क्योंकि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं? ए डॉट बी बाय ए बी, तो कॉस थीटा कैसे लिख सकते हैं? कॉस इनवर्स ऑफ दिस, ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे। मॉड का मतलब हमेशा यहां पर मैग्नीट्यूड है, प्लस माइनस साइन नहीं है। अगर स्केलर प्रोडक्ट देखें तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है, कम्यूटेटिव है ये। दो और प्रॉपर्टीज देख लीजिए स्केलर प्रोडक्ट की, जो डिस्ट्रीब्यूटिव है स्केलर प्रोडक्ट ओवर एडिशन, यानी कि ये एडिशन है ओवर एडिशन, ये जो प्रोडक्ट है ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, यानी आप इसको ए डॉट बी कर सकते हैं, बाद में जोड़ सकते हैं ए डॉट सी करके। ऐसी प्रॉपर्टी 2 है कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स हैं और लैम्डा कोई स्केलर है, कोई ऐसा वैल्यू जो स्केलर है जिसके पास डायरेक्शन नहीं है, तो जब आप लैम्डा इंटू ए करेंगे तो इसका मतलब सीधा यह है कि आप लैम्डा ए डॉट बी कर रहे हैं, राइट? तो लैम्डा को बाहर ले सकते हैं, हमने ये सीख चुके हैं कि हम लैम्डा हमेशा बाहर ले सकते हैं क्योंकि स्केलर है, और आप लैम्डा को इधर भी ले जा सकते हैं, तो ये सारी चीजें ही एक है। दो वेक्टर ए और बी इस तरीके से दिए जाएं, a1i प्लस a2j प्लस a3k और b1i प्लस b2j प्लस b3k, अगर ये दो वेक्टर हैं तो स्केलर प्रोडक्ट इसका क्या होगा? आप देखिए, इसका स्केलर प्रोडक्ट होगा a1 b1 a2 b2 a3 b3। इसको करके देख लीजिए, आप प्रॉपर मल्टीप्लाई करिए, जहां जहां आई आए वहां पर आप क्या करेंगे? 1 कर दीजिए, जहां जे के या के आई इस तरीके के टर्म है वहां 0 कर दीजिए। जैसे आप करेंगे आपको यही आएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, बस ये याद रखना है आपको। प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन, प्रोजेक्शन क्या हुआ? देखिए, मैं कहूं ये वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है ए, इसका प्रोजेक्शन क्या होगा? यहाँ पे a cos थीटा, इसी के बारे में बात हो रही है। अगर आपका ए बी, इसको देखिए, अगर आपका ए बी वेक्टर है ये वाला, ये एंगल बना रहा है थीटा किसी भी डायरेक्शन लाइन से, ऐसे एल से, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना रहा है, तो प्रोजेक्शन ए बी का इसका इस लाइन एल पे वो क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, और डायरेक्शन क्या होगा? वो सेम या अपोजिट भी हो सकती है इस लाइन से, ऐसे भी तो हो सकता है ये। तो अलग अलग केस दिए हैं, थीटा और 90 डिग्री के बीच में होगा तो ये होगा, और 90 180 के बीच में इस तरीके से एंगल होगा। थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो 180 और 270 के बीच में हो गया, थोड़ा और बढ़ा दीजिए तो ये चौथे क्वाड्रेंट में आ गया, यानी कि 270 और 360 के बीच में आ गया, राइट? तो ये जो वेक्टर P है, ये वाला वेक्टर P है, इसे हम कहते हैं प्रोजेक्शन वेक्टर। किसका प्रोजेक्शन है ये? इस A का। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा P का, उसे हम सिंपली कहेंगे प्रोजेक्शन का है, इस लाइन का प्रोजेक्शन है इस लाइन पे। तो अभी हमने जो देखा इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन है, इसको मैं एक एक करके बताता हूं आपको। यदि P ये एक यूनिट वेक्टर है, यदि P यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग अ लाइन L, तो जो प्रोजेक्शन होगा A वेक्टर का वो सिंपली A डॉट P होगा। A इसमें वेक्टर है, P यूनिट वेक्टर है, इसलिए कैप लगाएंगे इसके ऊपर।
प्रोजेक्शन जो ए का है किसी और वेक्टर पे, ए का मान लीजिए ए है, ये बी है, किसी और वेक्टर पे, तो वो क्या आएगा, ए डॉट बी कैप। बी कैप क्या होता है, बी कैप होता है बी बाय बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ये हम जानते हैं कैप का मतलब जो यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी का यूनिट वेक्टर बी बाय, या कोई भी वेक्टर होगा उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। तो इससे क्या मिला, इसको अगर बाहर ले लीजिए, ए डॉट बी कर दीजिए, बस ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर थीटा 0 है तो प्रोजेक्शन ए बी का विल बी ए बी इटसेल्फ, क्योंकि थीटा यहां पर 0 है, और क्योंकि दोनों थीटा 0 मतलब कोई एंगल ही तो नहीं बन रहा है, तो इसका प्रोजेक्शन यही हो गया। लेकिन थीटा पाई है, यानी पूरा ये 180 डिग्री है, तो प्रोजेक्शन ए बी का बी ए होगा, यानी कि उल्टा होगा यहां पर, राइट, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर थीटा पाई बाय 2 है या थीटा 3 पाई बाय 2 है, यानी कि n 2n + 1 पाई बाय 2 है, इस जगह पे 2n + 1 पाई बाय 2 पे cos जो होता है वो 0 होता है, तो इसीलिए प्रोजेक्शन ए बी का 0 वेक्टर हो जाएगा। अगर अल्फा बीटा गामा आपके डायरेक्शन एंगल्स हैं इस वेक्टर के ए के, a1i + a2j + a3 के लिखें इसको, तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, a डॉट cos अल्फा, क्योंकि हम इसका सिंपली प्रोजेक्शन किस तरीके से लेते हैं, a डॉट b इज इक्वल टू a b cos थीटा, तो cos थीटा या cos अल्फा क्या आएगा, a डॉट i बाय a, यहां पर i, क्यों, क्योंकि यहां पर हम प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से cos बीटा a2 बाय दिस, cos गामा a3 बाय दिस। इसमें जो ये है a cos अल्फा, a cos बीटा और a cos गामा, ये क्या है, प्रोजेक्शन है कि ox, oy और oz, यानी कि तीनों एक्सेस पे। और जो स्केलर आप देख रहे हैं a1 a2 a3, ये वेक्टर a के, ये पूरी तरीके से आपको प्रोजेक्शन बता रहे हैं a का अलोंग x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। यदि a यूनिट वेक्टर है तो उसको हम आराम से इस तरीके से लिख सकते हैं, a वेक्टर इज इक्वल टू cos अल्फा i, cos बीटा j एंड cos गामा k। अब आप जो भी हमने अभी थ्योरी में देखा उसमें कहीं भी संशय हो तो वो आपको यहां प्रॉब्लम से क्लियर हो जाएगी। आपको एंगल निकालना है दो वेक्टर a और b का, जिसका मैग्नीट्यूड 1 और 2 दिया हुआ है। जब a डॉट b आपको 1 दिया हुआ है, तो a डॉट b 1 दिया हुआ है, a और b दिया हुआ है, आपको पता है a डॉट b क्या होता है, a b cos थीटा। cos थीटा निकालना है तो इसको नीचे ले जा लीजिए, a डॉट b इसके यहां कर लीजिए, और थीटा निकालना है तो cos इनवर्स भी ले जा लीजिए, तो cos इनवर्स a डॉट b बाय a b। a b मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैग्नीट्यूड है। a डॉट b तो आपको 1 दिया हुआ है, ये नीचे वाला 2 दिया हुआ है। cos इनवर्स हाफ कब होता है, जब ये आपका 60 डिग्री होगा, तो पाई बाय 3 60 डिग्री। आपको थीटा निकालना है इस और इसके बीच में, तो उसका बहुत सिंपल है, cos थीटा a डॉट b बाय a b। तो a डॉट b कर दीजिए, 1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, 1 का -1 से मल्टीप्लीकेशन, -1 का 1 से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जो i के कोएफिशिएंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे, j के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, k के कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनको ऐड कर देंगे। तो यहां से मल्टीप्लाई करके हमने ऐड कर दिया, -1 आ गया। अब cos थीटा क्या हुआ, cos थीटा हो गया -1/3, क्यों, क्योंकि मॉड a आपका अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यहां पर भी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी कि दोनों की दोनों आपके √3 आ रहे हैं। √3 इंटू √3 क्या होता है, 3, यहां पर 3 आ गया, -1/3। तो थीटा आप cos इनवर्स -1/3 लिख सकते हैं। ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, आपको शो करना है कि वेक्टर्स दोनों परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर कब होंगे, जब इनका जो डॉट प्रोडक्ट है यानी कि a डॉट b 0 होगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी करेंगे, a माइनस बी करेंगे, और अब देखिएगा a प्लस बी करेंगे, यानी कि इन दोनों को जोड़ दीजिए। केवल आपको कोएफिशिएंट जोड़ने हैं, 5 + 1 करना है, -1 + 3 करना है, -3 + -5 करना है, ये आ जाएगा। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल जैसे एडिशन किया वैसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये दोनों आ जाएंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए क्या आता है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 4 + 2 × -4 प्लस -8, ये आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स है, क्योंकि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है। आपको प्रोजेक्शन निकालना है इस वेक्टर का इस वेक्टर पे, तो हमने इसको सीख चुके हैं हम क्या होता है। सीधा a डॉट b करिए, और उसके बाद मतलब ये वेक्टर होंगे, वेक्टर प्रोडक्ट होगा इसका, और यहां b का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो a डॉट b कैसे करेंगे, इन दोनों का 2 × 1 3 × 2 प्लस 2 × 1, ये ऊपर वाला आ गया। नीचे b का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये कितना आ गया, √6। ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले को, 5/3 √6 आ जाएगा। आपको a माइनस बी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड। a और b आपको ये दिया हुआ है, a और b, a b आपको ये दिया हुआ है, a डॉट b यहां दिया हुआ है। तो a माइनस बी निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, यानी कि a माइनस बी
और ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा ये वेक्टर्स हैं, ये नॉर्मल वैल्यूज नहीं है। इसको कर दीजिए इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, तो ये सिंपली उसी फॉर्म में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, लेकिन ये वेक्टर फॉर्म में है। अब ए स्क्वायर दिया हुआ है, यानी कि ए तो दिया हुआ है, ये स्क्वायर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 3, तो बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ए इंटू बी भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, तो ट्वाइस कर दीजिए 4 का। इसको सॉल्व करेंगे आपका √5 आ जाएगा, क्योंकि इसका आपको रूट लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर है ना, इसीलिए ये स्क्वायर है। अब ए यूनिट वेक्टर है और ये चीज दी हुई है, आपको ये एक्स निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आपको ए यूनिट वेक्टर दिया है, इसका मतलब मॉड ए आपका 1 होगा। दोनों मल्टीप्लाई कर लीजिए जैसे अभी भी किया था, एक्स 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 ए माइनस ए एक्स और ए स्क्वायर, तो ये तो आपके कैंसिल हो जाएंगे है? तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर ए डॉट ए स्क्वायर, ये तो 1 है क्योंकि ए यहां पर हमने बताया कि मॉड ए 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8, ये दिया हुआ है। एक को यहां ले जाइए 9 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा √9 यानी कि 3। मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड कभी भी नॉन नेगेटिव ही रहता है। आप बोलेंगे आर्ग्यू करेंगे कि प्लस माइनस हो सकता है इसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर का हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। अब दो वेक्टर्स हैं और भी, आपको ये बताना है कि ए डॉट बी इज ऑलवेज लेस देन ए बी, यानी कि इनके मैग्नीट्यूड, इसको हम कहते हैं कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। तो या ए 0 हो या बी 0 हो, तो अपने आप ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी। आप किसी को भी 0 रख के देख लीजिए, ए डॉट बी क्योंकि उस समय 0 होगा, अब ए अलग से ए अलग बी लेंगे तो भी 0 होगा, ये दोनों भी 0 हो जाएंगे। अब हम ये कहते हैं कि ये 0 नहीं है, यानी कि कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा हम जानते हैं, कॉस थीटा विल बी ए डॉट बी बाय ए बी। अब ये कॉस थीटा जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 है। कॉस थीटा जो है अगर इसका मॉड ले, कॉस थीटा कहां तक वेरी करता है, -1 से लेकर 0 तक, सॉरी -1 से लेकर +1 तक, बीच में 0 आता है। हम इसका मॉड ले रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड, यानी कि इसके हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये पार्ट तो हटा देंगे, क्यों 0 से 1 लेंगे, ये इसका मतलब ये है कि हमेशा 0 से 1 यानी कि 1 से कम रहेगा, ये बराबर रहेगा, इस वाले के बारे में बात कर रहे हैं। तो ए और बी, ये इसको यहां ले जाइए, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू ए भी रहेगा, बस इसकी जगह 1 वेट कर सकते हैं। दो वेक्टर ए और बी, इसमें हमेशा ए प्लस बी करेंगे तो ये हमेशा कम रहेगा, ए और बी ट्राइंगल इनइक्वालिटी है ये, यानी कि अगर ये ए है ये बी है, इन दोनों को अलग से जोड़ेंगे तो ये हमेशा बड़ा रहेगा ए प्लस बी से, ये हमने ट्राइंगल में भी सीखा है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर्स हैं। तो अगर ए और बी 0 है तो फिर तो बात ही बन गई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 सब जगह रख देंगे तो 0 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन इसको करना है तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे मतलब ए, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, यही वेक्टर फॉर्म में कर दीजिए। अब देखिए, तो यहां पर जो हमने किया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए डॉट बी जो वेक्टर में होता है वो बी डॉट ए के बराबर होता है, इसे हम कम्यूटेटिव कहते हैं, इसलिए हम इसको 2ab लिख सकते हैं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है। अब जैसे हमने ये किया, हम ये देख पा रहे हैं कि x शुड बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड x। मॉड x क्या होता है, मॉड x माइनस होगा अगर x प्लस होगा, मॉड x माइनस प्लस होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा। दोनों ही केस में x हमेशा लेस देन इक्वल टू मॉड x रहेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, राइट। तो अब हम ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं a डॉट बी, अभी हमने एग्जांपल में देखा, पिछले एग्जांपल में, इसको लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वो है स्क्वायर, और जब दोनों बराबर करेंगे, दोनों के स्क्वायर हटाएंगे तो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इस कंडीशन से। अगर ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, जैसे हमने एग्जांपल में देखा, तो आप दोनों साइड के साइड भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ए बी सी आर कोलिनियर, अगर ये दोनों बराबर हो गए ना, लेस देन इक्वल टू नहीं होते हैं, लेस देन नहीं करके सीधा इक्वल हो जाते हैं, तो ए बी सी आपके कोलिनियर होंगे। आपको बताना है कि ये 3 जो पॉइंट है ये कोलिनियर है, तो बहुत आसान है, ए बी निकालिए, मतलब ये इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए -2 3 और 5, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 2 और 3, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 7, आई जे नहीं है इसमें तो 0 के हो जाएगा -1। इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, या डिस्टेंस फॉर्मूला की निकालने की जरूरत नहीं है इसमें, बस मैं ये कह रहा हूं कि आपको 1 माइनस ऑफ -2 2 माइनस ऑफ 3 3 ऑफ -5, ये आपका पहला हो गया ए बी। इसी तरीके से आप BC निकाल लीजिए, 7 - 1 0 - 2 और -1 -3, ये आपका हो गया। AC निकाल लीजिए, अब इन दोनों का करना है, 7 - 2 ये तीनों आ गया।
अब इसका जो है मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मतलब अब यहाँ पर 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, BC का मैग्नीट्यूड 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, AC का मैग्नीट्यूड 9 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपकी ये तीनों मैग्नीट्यूड आएगी। अब जरा इसको जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़िए, ये इसके बराबर आता है। इसका मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब एक ही जगह पे, एक ही लाइन में आते हैं। वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट देखिए दो वेक्टर का। अभी हमने बात की डॉट प्रोडक्ट की। तो जब 3 डायमेंशनल राइट हैंडेड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, तो जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस को हम रोटेट कर रहे हैं काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव वाई एक्सिस में, तो राइट हैंडेड जो स्टैंडर्ड स्क्रू है वो किस डायरेक्शन बढ़ेगा? जेड डायरेक्शन में। आप समझ लीजिए कि आपके हाथ में स्क्रू है, उसको आप घुमाइए, वो स्क्रू कैसे आगे बढ़ेगा बस उस पर ध्यान रखिए। तो राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो थंब होता है, आपका जो अंगूठा है जो सीधे हाथ का है, वो किस जगह पॉइंट करेगा? वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ करेगा। जब फिंगर्स जो आप कर्ल करेंगे, घुमाएंगे, जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस से अवे और वाई एक्सिस की तरफ, यानी कि ये आपका अगर इस तरीके से आप स्क्रू घुमाएंगे तो किस डायरेक्शन में बढ़ेगा? ये इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। अगर आप इस तरीके से जेड डायरेक्शन में करेंगे और एक्स की तरफ घुमाएंगे तो ये वाई की तरफ जाएगा आपका हाथ। तो जो वेक्टर प्रोडक्ट है किसी भी दो नॉन जीरो ए और बी वेक्टर का, उसको ए क्रॉस बी करते हैं। ध्यान रखिएगा ए क्रॉस बी है, उसको हम बोलते हैं ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, साथ में एन कैप आता है। एन कैप आता है। एन कैप क्या है? थीटा इनके बीच में एंगल हो गया ए और बी के बीच में, ये तो आप देख पा रहे हैं, ए ये है बी ये है, इसके बीच में आपका एंगल हो गया। और जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है ए को भी बी को भी, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। राइट ये जो है इस डायरेक्शन में जाइए, इस डायरेक्शन में जाइए, ये ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर, ताकि ए बी और एन तीनों एक राइट हैंडेड जो सिस्टम है वो बना सके। यानी कि राइट हैंडेड सिस्टम रोटेटेड फ्रॉम ए टू बी मूव्स इन एन डायरेक्शन। अगर आप इस तरीके से मूव करेंगे, अपना हाथ यहां रख के कर्ल करेंगे बी की तरफ, तो ये आपका अंगूठा इस तरफ होगा। यदि इसमें एन कैप समझ गया ना अब क्या है? अगर ए और बी जीरो है इसमें, तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस बी जीरो है इसमें। ऑब्जर्वेशन देखिए, ए क्रॉस बी हमेशा, क्योंकि ए भी वेक्टर है बी भी वेक्टर है, ए और आपके इसके आगे एन कैप लगा दे रहे हैं तो ये भी वेक्टर बन गया। ए और बी अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है, ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है, इसका मतलब सीधी सी बात है कि ए और बी पैरेलल होंगे। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बीच में है, पैरेलल होंगे या कोलिनियर होंगे एक दूसरे के। ए क्रॉस बी इसका मतलब साइन जीरो क्योंकि जीरो होता है, थीटा आपका जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ए पैरेलल है बी के। तो ए क्रॉस ए जीरो है और ए माइनस ए इंटू माइनस ए भी आपका क्रॉस जीरो है, क्योंकि पहले सिचुएशन में थीटा जीरो हो जाएगा, दूसरे कंडीशन में थीटा पाई हो जाएगा, तो थीटा क्रॉस साइन पाई जो होता है वो -1 होता है, क्योंकि साइन थीटा यहां पर एक जगह जीरो हो रहा है, एक बार दूसरी बार भी जीरो हो रहा है, क्योंकि नहीं मैंने अगर ये कहा साइन जीरो इज जीरो, साइन पाई इज ऑल्सो जीरो, ओके राइट। तो मैं अपनी जो स्टेटमेंट है उसको चेंज कर रहा हूं। अगर मैंने कह दिया कि इसको -1 होता है, अभी भी मुझे याद आया, तो एक काम करते हैं कि इसको दोबारा डिस्कस करते हैं कि ए क्रॉस ए जीरो है तो ए माइनस ए भी जीरो होगा, क्योंकि यहां पर थीटा जीरो है, यहां पर थीटा पाई है, तो यहां पर भी साइन थीटा को जीरो ही बना देगा, इसीलिए ये दोनों जीरो आ रहे हैं, क्योंकि साइन जीरो दोनों ही केस में जीरो होगा, साइन जीरो चाहे साइन पाई। अगर थीटा पाई बाय 2 है तो यहां पर देखिए साइन पाई बाय 2 आ गया। साइन पाई बाय 2 हमेशा 1 होता है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, यहां पर साइन क्योंकि पाई बाय 2 है वो 1 के बराबर आता है, तो यहां पर आप सीधा इसके बराबर लिख सकते हैं इसको। इन्हीं ऑब्जर्वेशन को देखें तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है आई जे के, इस फिगर में देखिए आई जे के, तो आई इंटू आई अब इस बार जीरो होगा, जे क्रॉस जे जीरो होगा, के क्रॉस के जीरो होगा, और आई जे जहां पिछले बार हमने डॉट में देखा था एक जीरो आ रहा था एक 1 आ रहा था, यहां पर आई जे होगा वो के बराबर होगा। इसी तरीके से जे के आपका आई के बराबर होगा और के क्रॉस आई जे के बराबर होगा। वेक्टर प्रोडक्ट में अगर देखें तो साइन थीटा सिंपली ए क्रॉस बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी होगा। ये ध्यान रखिएगा कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता, जबकि ए डॉट बी हमने देखा था बी डॉट ए के बराबर होगा अगर हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि जो ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, साथ में एन कैप है, और ये एक राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। थीटा जो है वो ए टू बी आप लेके जा रहे हैं, लेकिन जैसे आप बी क्रॉस ए करेंगे आपका जो राइट हैंडेड सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा, एन जो है एन कैप नीचे की तरफ जाएगा और वो आपको इसको नेगेटिव बना देगा, राइट। इसलिए दोनों बराबर नहीं।
ये देखिए यहां पर जैसे ही आप ए और बी इस तरफ जाएंगे तो एन कैप ऊपर है, लेकिन जब इस तरफ जाएंगे तो एन कैप नीचे है। तो यहां पर पॉजिटिव, ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव चला जाएगा, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं होते। अगर ए और बी को हम ये कहें कि किसी पेपर पे है तो एन और एन क्या होंगे, ये आपके परपेंडिकुलर होंगे प्लेन के, मतलब आपके पेपर रख लीजिए, उसमें ए और बी बना दीजिए, तो एक पेपर से ऊपर उठ रहा होगा, एक पेपर के नीचे जा रहा होगा। एन जो है इसमें अभी जो आपने देखा डायग्राम में वो ऊपर जा रहा है, एन वन जो है नीचे जा रहा है, इसका मतलब एन वन इक्वल टू माइनस एन, मतलब दोनों ही आपके यूनिट वेक्टर्स है क्योंकि कैप है इनके बीच में। तो अगर आप ए बी साइन थीटा एन कैप लिखें और यहां पर एन कैप की जगह एन वन लिखना चाहें तो बस आपको माइनस लगाना पड़ेगा, और ये दोनों चीज क्या होती है, माइनस बी क्रॉस ए। तो ए क्रॉस बी, अगर ए और बी को कम्यूट करते हैं आप, इधर उधर ले जाते हैं, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा इसमें। इसी तरीके से जे इंटू आई, मतलब आई इंटू जे क्या था, के था, लेकिन जे इंटू आई करेंगे तो माइनस के हो जाएगा। इसी तरीके से जैसे आप इसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे या कम्यूट करेंगे, इनको इधर उधर ले जाएंगे तो ये माइनस में बदल जाएंगे। अगर ए बी एडजेसेंट साइड है ट्राइंगल के, जब उसका एरिया गिवन हो तो आप हाफ इंटू ए क्रॉस बी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा इसका एरिया। तो कैसे होगा ये, जो एरिया ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यानी इस ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना है और ये हम कह रहे हैं कि ये बेस है ए बी, तो ये डीसी इसका क्या होगा, हाइट। तो ए बी यहां पर हमारे पास बी वेक्टर है, ये तो हम लिख देंगे, लेकिन सी डी क्या है, अगर ये ए ले तो इसका ये प्रोजेक्शन है, ये क्या चीज होगी, ए साइन थीटा। आप करके देख लीजिए, साइन कॉस tan निकाल के देख लीजिए, ये जो सी डी होगा इस ट्राइंगल का, ए साइन थीटा आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी ए साइन थीटा आ जाएगा, ये हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। तो आप ए क्रॉस भी लिख सकते हैं आप इसको, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यदि ए बी आपके एडजेसेंट साइड्स है पैरेललोग्राम के, तो उसका एरिया सिंपल ए क्रॉस बी होगा। कैसे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ए बी इंटू डी, यानी कि आप लीजिए ये और साथ में आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, बेस इंटू परपेंडिकुलर। अब इस केस में भी ऐसे होगा, ए बी आपका बी है, बी लिख लीजिए, लेकिन यहां पर डी क्या है, ये ए का साइन थीटा है, थीटा है ना, साइन थीटा लगा लीजिए, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, लगा के देख लीजिए, साइन थीटा आपका होगा परपेंडिकुलर यानी कि डी ई बाय हाइपोटेन्यूज ए, तो डी क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, ये यहां पर लिखा हुआ है लेकिन वेक्टर है, तो पैरेललोग्राम होगा बी ए साइन थीटा यानी ए क्रॉस बी। देखो प्रॉपर्टी देखिएगा, वेक्टर एडिशन ओवर एडिशन, यदि ए बी सी आपके तीन वेक्टर्स हैं और लैम्डा स्केलर है, तो ए क्रॉस बी प्लस सी, यानी कि ये आप कर सकते हैं ए क्रॉस बी, फिर बाद में ऐड कर सकते हैं ए क्रॉस सी। लैम्डा करेंगे तो लैम्डा आप इधर ले जा सकते हैं या इधर भी ले जा सकते हैं। तो ए और बी दो वेक्टर्स हैं आपके, यानी कि ए और बी अलग अलग कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं, ए वन आई प्लस ए टू जी प्लस ए थ्री के, इसी तरीके से बी वन वाला है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट सिंपली होगा आई जे के, लिखे यहाँ पे ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री, ये डिटर्मिनेंट है। ए क्रॉस बी मतलब होता है आई जे के, ये फर्स्ट रो होगी, ये सेकंड रो कंपोनेंट वेक्टर की ए की, ये बी की कंपोनेंट वेक्टर, और इनका आपको सिंपली डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, आप जानते हैं कैसे डिटर्मिनेंट निकालना है, आप पहले रो से खोल दीजिए इसको, अल्टीमेटली जब इसको खोलेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा, ये आपको ध्यान रखना बस, मतलब ए टू बी थ्री माइनस ए थ्री बी टू, ये आई के लिए माइनस हो जाएगा, जे के लिए क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए बस, ए वन बी थ्री माइनस ए थ्री बी वन, अब के लिए आ गया, ये लाइन छोड़ दीजिए, अब हो जाएगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ये आपका हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन आएगा प्लस आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कोफैक्टर्स में माइनस आता है यहाँ पे। अब जो भी मैंने थ्योरी में बताया है आपको, अगर उसमें जरा सा भी शंका हो तो ये आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कैसे, ए आपके पास बी ए है, ए क्रॉस बी निकालना है, तो ए बी साइन थीटा, सीधी सी बात है कि ए बी साइन थीटा कर लें, या फिर आप ए क्रॉस बी, जैसे भी हमने दिखा पिछले एक सेकंड में, तो आई जे के यहाँ है 2 1 3, यहाँ है 3 by 2, यानी कि इसका इनके कोएफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए, इनके कोएफिशिएंट यहाँ लिख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए जैसे अभी भी हमने फॉर्मूले में देखा, ये आ जाएगा। अब इसका आपको मॉड निकालना है, तो 17 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये आपका √507 आ जाएगा। आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर और इस वेक्टर से, जहां पर ए और बी ये है। तो पहले क्या करिए, ए प्लस बी निकाल लीजिए, ए माइनस बी निकाल लीजिए, दोनों मतलब आई के जे के कोएफिशिएंट ऐड कर दीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ए प्लस बी ए माइनस आ गया। अब इन दोनों को अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आई जे के लिखिए, इसका 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 ये वाला पहला हो जाएगा, इसका इसका इसका, क्योंकि इसमें आई नहीं है तो 0 होगा, आई जे -1 है, के -2 है। अब इसका ये जैसे सॉल्व करेंगे आप, और ये देखिए कि इसको सॉल्व करने के बाद
आपका सिंपल सी के बराबर रख दीजिए इसको, और सी का मैग्नीट्यूड निकालना है आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। देखिएगा ये आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले सी का मॉड निकालेंगे और उसको फिर इससे जो एक्चुअल है उससे डिवाइड कर देंगे, यानी कि ये जो सी है उससे ये यूनिट वेक्टर जो निकाला जो एक्चुअल था उससे हमने √6 डिवाइड कर दिया, ये आपका आ गया। तो दो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आपके मिलते हैं किसी भी प्लेन में, तो जो एक और यूनिट आपको वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस एंड दिस मिलेगा, वो सिंपली इसका नेगेटिव होगा, राइट। लेकिन वो कब आएगा, जब a - b इंटू a+b करेंगे, मतलब क्रॉस करेंगे उसका। तो आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसके 3 वर्टिसेस ये दिए हुए हैं। तो a ये हो गया, देखिए इसको ij के फॉर्म में लिख लीजिए, ab, ये पहले a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। पहले इसको i + j + k, i + 2j + 3k, 2i + 3j + k इस तरीके फॉर्म में लिख लीजिए। फिर a b निकाल लीजिए। a b कैसे निकालना है, 1 - 1, 2 - 1, 3 - 1, ij के फॉर्म में लिख लीजिए। इस तरीके से ac निकल जाएगा आपका। और हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू ab इंटू ac, राइट। ये हम देख चुके हैं अपने डिस्कशन में। ab क्रॉस ab करिए, ij के यहाँ लिखिए, इसके इनके कोएफिशिएंट डालिए, इनके कोएफिशिएंट डालिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसका जो है मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यानी कि 4² + 2² + 1², ये √21 आ जाएगा, राइट। इसको यहाँ पर रख दीजिए, हाफ इंटू √21 आपका एरिया आ जाएगा। आपको एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का जिसका एडजेसेंट साइड इनसे दिया हुआ है, ये दोनों दिए हुए। तो आप देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सिंपल a क्रॉस b होता है। a क्रॉस b लिखने के लिए क्या करेंगे, इस कंपोनेंट वेक्टर की कंपोनेंट लिख लीजिए, इस कंपोनेंट वेक्टर का कंपोनेंट लिख लीजिए ijk के नीचे, ये आ जाएगा। इसका आप मॉड निकाल लीजिए, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड 5² + 1² + -4² √42। और मिसलेनियस एग्जांपल देखेंगे वेक्टर अलजेब्रा के। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन xy प्लेन। xy प्लेन क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिए। xy प्लेन मतलब यहाँ पर z नहीं है, केवल x और y की बात हो रही है, x एक्सिस और y एक्सिस। तो हम इसका जो r है, इसको ये जो r है उसको हम xi + yj से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये यूनिट वेक्टर है xy प्लेन में, जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये r है, ये हमने सर्कल बनाया यूनिट रेडियस का, ये x है, ये y है, xi + yj इज दिस r, ओके। तो यहाँ पर ये x कितना है, r cos थीटा, y कितना है, r sin थीटा। r cos थीटा, y r sin थीटा, r इसमें 1 है, मॉड ऑफ r आपका 1 है। तो इसीलिए हम वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, cos, वैसे r होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन r 1 है तो cos थीटा + sin थीटा, i और j वेक्टर यहाँ पर, ये वाला i, ये वाला j वेक्टर। और इसका मॉड अगर निकालना चाहे तो आप √cos² थीटा + sin² थीटा कर दीजिए, वो 1 आएगा। जो थीटा है वो कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2π तक। तो ये एक सर्कल ट्रेस कर रहा है, x² + y² = 1 और काउंटर क्लॉकवाइज, और ये सारे डायरेक्शंस ले सकता है। इसीलिए ये जो है ये वाला, ये आपका xy प्लेन के लिए है। आपके पास ये है 1, 2, 3 और 4, ये पोजीशन वेक्टर है a b c d के। आपको एंगल निकालना है a b और c d के बीच में, और बताना है कि a b और c d क्या कोलिनियर है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास a b c d है, आप सीधा a b c d, आपके पास सारे पॉइंट है, आपको a b निकालना है। तो इसका पोजीशन वेक्टर b माइनस, मतलब इसका इससे माइनस करते हैं, मतलब b यहां लिखते हैं और यहां a लिखते हैं, तो b - a। पोजीशन वेक्टर b का क्या है, यहां पर जो दिया है उसको उतार लीजिए, 2i + 5j दिया हुआ है ये वाला। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर आपको a का मिला हुआ है, ये वाला 2 - 1, 5 - 1, और क्योंकि j नहीं है तो 0 - 1, तो ये i + 4j - k आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो 1² + 4² + 1², ये 3√2 आ गया। इसी तरीके से CD लेंगे, C के लिए आप ये C वाला उतार दीजिए, और D के लिए D ले लीजिए और D - C कर दीजिए, आपके पास ये आ जाएगा। इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो -2² + -8² + 2² अंडर रूट, ये आपका 6√2 आ जाएगा। अब cos थीटा क्या है, इसके बीच में cos थीटा निकालना है तो AB × CD / AB CD, AB और CD यहाँ पर आपके मैग्नीट्यूड होंगे, और ये जो होंगे आपके वेक्टर्स होंगे। दोनों मल्टीप्लाई करिए, आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 × -2 + 4 × -8 प्लस -1 × 2 और डिवाइडेड बाय इनके जो मैग्नीट्यूड है, दोनों को डिवाइड करेंगे, -36/36 आएगा, ये -1 आएगा। थीटा 0 से पाई के बीच में है, इसका मतलब ये है थीटा पाई, इसका मतलब ये है कि AB और CD आपका कोलिनियर है। cos थीटा -1 आ रहा है, इसीलिए हमने कहा AB और CD कोलिनियर है, दोनों एक ही, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं, दोनों एक ही लाइन पे है, या अपोजिट या एक ही सीधे में।
आप दूसरी तरीके से भी देख सकते हैं कि ए बी जो है वो माइनस हाफ सी डी है। यहाँ पर ए बी और सी डी की मैग्नीट्यूड अगर देख लें, ये देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड देख लीजिए, बेसिकली ये हाफ है। अगर 6√2 का आधा करें तो 3√2 आता है। तो इसका मतलब यही है कि जब n मतलब कोई ए वेक्टर लैम्डा इंटू बी वेक्टर होता है तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ए बी सी, और इनमें से जो हर एक है वो परपेंडिकुलर है बाकी दोनों के सम के। आपको a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए देखिए a डॉट बी प्लस सी ये 0 दिया हुआ है, b डॉट सी प्लस 0 दिया हुआ है, और c डॉट a प्लस b 0 दिया हुआ है। तो इसका स्क्वायर करिए आप, ये वाले का इसका स्क्वायर करेंगे तो ये अलग इस तरह मल्टीप्लाई कर लीजिए। a का a से, a का b से, a का c से, इस तरीके से बाकी सब करेंगे। तो अगर इसका कंबाइन करेंगे तो a स्क्वायर, b स्क्वायर और c स्क्वायर आएगा, बाकी क्यों 0 हो जाएंगे। ना देखिए ये वाला जो पोर्शन है 0 दिया हुआ है, ये भी 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये भी 0 दिया हुआ है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये तो दिया ही हुआ है 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, स्क्वायर कर दीजिए इन सब का 50, और अगर इसका आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट 50 कर दीजिए, जो आपका 5√2 आ जाएगा। 3 वेक्टर्स है एबीसी, वो इस तरीके से कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि a प्लस बी प्लस सी आपका 0 है। आपको इवैल्यूएट करना है क्वांटिटी म्यू, यानी कि ये वाली, अगर a जो मैग्नीट्यूड है a का 1 है, b का 4 है और c का आपका 2 है, तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पर 0 दिया हुआ है। हम क्या करें, a से इसको जरा डॉट प्रोडक्ट कर ले, तो a डॉट a डॉट b a डॉट c आएगा इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर को जरा इधर ले जाए, माइनस a स्क्वायर। अब a स्क्वायर आपको दिया है, a 1 है तो a स्क्वायर 1 यहाँ पर माइनस लेगा, ये तो आपका 1 है तो -1 हो गया। इस तरीके से आप इसी को b से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम काम करेंगे, बाकी सब यहाँ रखेंगे, b स्क्वायर को यहाँ ले जाएंगे, माइनस में है, माइनस बाहर है लेकिन मॉड b स्क्वायर अंदर है, b स्क्वायर 4 है तो -16 हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरे को ले जाइए, a से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरीके से c से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका ये क्या आ गया -4। तीन चीजें बन गई आपकी, 1 2 और ये 3। अब इन तीनों को ऐड कर लीजिए, आप तीनों को ऐड कर लीजिए, ट्वाइस आ जाएगा a डॉट b b डॉट c और a डॉट c। ये तीनों को ऐड कर दीजिए, आपका कितने बराबर आ जाएगा, इन तीनों को ऐड करेंगे -21, यानी कि ये बराबर किसके हो गया, -21/2, यानी म्यू हो गया -21/2। If the reference of the right-handed system of mutually perpendicular unit vector, ये अल्फा इसमें दिया है, बीटा इसमें दिया है, तो आपको एक्सप्रेस करना है बीटा को किस फॉर्म में, बीटा इक्वल टू β1 प्लस β2। β1 इसमें पैरेलल है अल्फा के और β2 आपका परपेंडिकुलर है अल्फा के। तो क्योंकि β1 को हम लिख सकते हैं अल्फा के साथ एक लैम्डा स्केलर है, क्योंकि राइट हैंडेड सिस्टम बताया गया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और साथ में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, आईजे के भी दिया हुआ है, अल्फा बीटा भी दिया हुआ है। तो हम ये कह रहे हैं कि इन दोनों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, β1 को इसको लैम्डा इंटू अल्फा इसमें स्केलर है, तो β1 क्या हो जाएगा। अब देखिए अल्फा क्या है, हमने कुछ भी ले लिया, लैम्डा टाइम्स इसको दे दिया। अब b1, क्योंकि b1 इसके पैरेलल है अल्फा के, इसीलिए हमने लैम्डा किया, पैरेलल है तो कोई ना कोई लैम्डा इसके साथ होगा, ये पैरेलल की कंडीशन होती है। अब β2 क्या होगा, ये भी दिया हुआ है, β2 क्या होगा, इसको इधर ले जाइए, b माइनस बीटा मतलब -β1, तो ये क्योंकि हमारे पास दोनों ही है, अब इन दोनों को β1 को जो अभी हमने निकाला उसको इससे माइनस कर दीजिए, किससे, बीटा से, इन दोनों को माइनस कर लीजिए, तो माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। और क्योंकि β2 परपेंडिकुलर है अल्फा के, तो सीधा अल्फा डॉट β2 आपका 0 होगा। तो अब अल्फा, क्योंकि आपके पास β2 भी आ गया है, अल्फा ऑलरेडी आपके पास है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के 0 रख दीजिए, यहां से आपको लैम्डा मिल जाएगा, जो यहां से हमने शुरुआत की थी उसको β1 और β2 में रख दीजिए, आपकी वैल्यूज आ जाएगी। समराइज करते हैं, वेक्टर अलजेब्रा में हमने क्या क्या देखा। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट पी एक्स वाई का, उसको हम ओपी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ओपी, उसके ऊपर एक एरो लगाएंगे जिसको हम आर वेक्टर भी कह रहे हैं, वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और उसका मैग्नीट्यूड होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये जो है यूनिट वेक्टर है, जो कैप लगाते हैं ना आई जे के, ये यूनिट वेक्टर है एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। एक्स वाई जेड जो है वो मैग्नीट्यूड है एक्स और वाई और जेड में। तो जो स्केलर कंपोनेंट है वेक्टर का, वो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं और वो आपको बताते हैं कि प्रोजेक्शन क्या है रिस्पेक्टिव एक्सेस में। जो मैग्नीट्यूड आर है और डायरेक्शन रेशियोज है ए बी सी और डायरेक्शन कोसाइंस है, वो किस तरीके से रिलेटेड है। अब देखिए, जो ये एल है, ये डायरेक्शन कोसाइन है, वो है
डायरेक्शन रेशियो बाय द मैग्नीट्यूड, ए बाय आर, बी बाय आर, सी बाय आर, इस तरीके से। जो वेक्टर सम है तीन साइड का ट्राइंगल का, अगर हमने इस तरीके से ऐड किया, ये लिया फिर ये लिया, तीनों को अगर ऑर्डर में ऐड करेंगे तो वो जीरो बनाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। जो वेक्टर सम होगा दो को इनिशियल वेक्टर के, यानी कि दोनों के एक पॉइंट, दोनों को इनिशियल है, तो वो क्या होगा, वो डायगोनल होगा। जो पैरेललोग्राम ये दोनों लाइनें बना रही है इसके पैरेललोग्राम के बराबर होगा। जो मल्टीप्लिकेशन होगा किसी भी वेक्टर का किसी भी स्केलर से, लैम्डा से, तो जो चेंज होगी मैग्नीट्यूड की वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय दिस स्केलर, वो डायरेक्शन तो सेम रखेगा, उसको बस घटा बढ़ा देगा। मतलब ये है, अगर इसको ग्रेटर देन 1 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे बढ़ जाएगा, लेस देन से करेंगे तो कम हो जाएगा, इस तरीके से जाएगा। किसी भी वेक्टर ए के लिए जो ए कैप है इसे कहते हैं हम यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन में, तो उसको हम कहते हैं ए वेक्टर लीजिए, साथ में मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए, वो आपका यूनिट वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में। जो पोजीशन वेक्टर होता है पॉइंट आर का, अगर आप डिवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए ये दोनों वेक्टर है, इस तरीके से बताता हूं आपको, और आप कह रहे हैं कि यहां पर एक बीच में एक और वेक्टर है जो इसको डिवाइड कर रहा है इंटरनली, तो वो होगा ए n/m में कर रहा है, ये n है ये m है, तो na प्लस एम बी बाय एन m प्लस n, ये a है ये b है, a b। इसी तरीके से अगर आप ये वाली लाइन जो है वो एक्सटर्नली कर रही है यहां इस तरीके से, तो एक्सटर्नली कैसे होगा, mb माइनस na बाय m माइनस n। यदि थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच में तो क्रॉस प्रोडक्ट उसका होता है a क्रॉस b, ए बी साइन थीटा। ऐसी जो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, और अगर आप इसी जगह जो डॉट प्रोडक्ट देखेंगे वो कॉस थीटा आता है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में बात ये है कि इसके साथ ये ऑलरेडी वेक्टर आ जाता है, क्योंकि इसमें एन कैप है। एन कैप जो है वो ए और बी के डायरेक्शन में है, मतलब उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो एन कैप ये यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी, जो प्लेन जिस प्लेन में ए बी है, और ए बी और एन कैपिटल ये राइट हैंडेड सिस्टम बताता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के। यदि दो वेक्टर ए और बी इनके कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है, a1i प्लस a2j प्लस a3 के, ऐसे b का दिया हुआ है, और लैम्डा स्केलर है, तो a प्लस b क्या होगा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, a1 को b1 से, a2 को b2 से, इस तरीके से। लैम्डा a मतलब सीधा इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर इसको, और a डॉट b का मतलब होता है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, और a क्रॉस b क्या होगा, सीधा ij के लिखिए, और जो कॉम्पोनेंट्स है वहां लिख दीजिए, पहले वाले के, दूसरे के कॉम्पोनेंट यहां लिख दीजिए। तो ये बात हुई आपके वेक्टर अलजेब्रा की चैप्टर 10 क्लास 12 मैथमेटिक्स। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।